Good morning, everyone. We were discussing chapter 9, rural development. We have already discussed rural credit. The first lingering challenge is rural credit. Now we'll start the next challenge, that is rural marketing challenge. Now, the challenge of agricultural marketing. अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या होता है, वो सारे प्रोसीजर्स आएंगे हमारे जब हमारी जो क्रॉप है वो हार्वेस्ट मतलब तैयार हो जाती है। उसके बाद वहाँ से लेकर उस फार्म से लेकर जब हमने उसको सेल करना है, कंज्यूमर्स तक पहुँचाना है, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी किसमें आ जाएगी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में। वो सारी एक्टिविटी जो फाइनल सेल तक चलती है, हार्वेस्टिंग से लेकर फाइनल सेल तक जो एक्टिविटीज़ होती है हमारी, वो सारी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आती है। उसको तैयार करना, उसको पैकेजिंग करना, उसको ग्रेड करना कि कौन सी क्वालिटी का है, कि कौन से ए क्वालिटी में कौन सा डालना है, बी क्वालिटी में कौन सा डालना है, उसका प्राइस क्या रखना है, ये सारी एक्टिविटीज़, और उसको कैसे स्टोर करना है और कब तक स्टोर करना है कि जब तक हमारे को अच्छा प्राइस नहीं मिल जाता, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आती है। इंडिपेंडेंस के टाइम क्या होता था, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ऑलमोस्ट हमारे किसके कंट्रोल में थी, मनी लेंडर्स के। भी हमने देखा सबसे पहले हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे ही ज़्यादा डिपेंड करते थे, जिससे मनी लैंडर्स हो गए, और इनका डेप्ट हमको चुकाना होता है। इसके बाद अब क्या होता था, जब इनका डेप्ट हमको देना है तो हमको कई बार डिस्ट्रेस सेल भी करनी होती थी, हमारे को प्रॉब्लम आती थी। अब डिस्ट्रेस सेल क्या होता है कि जल्दबाजी में अपनी जो क्रॉप है हमको बेच दे, चाहे हमारे को अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा, हम चाहते तो हैं जब अच्छा प्राइस मिले तब बेचें, पर जब हमारे को अच्छा प्राइस नहीं भी मिल रहा तभी भी हम बेचने के लिए तैयार हो जाते थे, वो हो जाती है डिस्ट्रेस सेल। क्यों तैयार हो जाते थे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर वेयर हाउसेज नहीं थे कि हम जब तक हमारा अच्छा प्राइस ना मिले तब तक हम उसको स्टोर कहाँ करें, ये प्रॉब्लम थी। और दूसरी प्रॉब्लम हमारे को क्या आती थी कि हमको इमीडिएटली होता था कि हमारे को पैसे मिल जाए, क्योंकि हमने उनका मनी लैंडर्स का डेप्ट देना होता था। तो दैट्स वाई कि हमारे को कई बार डिस्ट्रेस सेल भी करनी होती थी, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे को आती थी, और वो एक्सप्लॉयटेशन भी होता था, उनको सही से प्राइस फार्मर्स को नहीं मिल पाता था। ये सारे चैलेंजेस हमारे को फेस करने होते थे। देन फिर क्या हुआ, जब ये सारे चैलेंजेस हमारे को फेस करने पड़ते थे तो इसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू कि ये मार्केट सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। सबसे पहले फर्स्ट मेजर क्या लिया गया, रेगुलेटेड मार्केट्स को रेगुलेट किया गया। अब रेगुलेट करने से मतलब क्या, प्रॉपर मंडीज़ बना ली गई जहाँ पर गवर्नमेंट फार्मर ट्रेडर इंटरेक्ट कर सके, प्रॉपर बार्गेनिंग हो सके, और प्रॉपर स्केल पे, मतलब ये जो मेजर होगा वो प्रॉपर स्केल पे होगा, एक्सप्लॉयटेशन फार्मर्स की ना हो सके। इसके लिए एक रेगुलेटेड मार्केट्स बनाएगी, प्रॉपर यार्ड सेटअप किए गए कि यहाँ पर एक मंडी बनाएगी जहाँ पर फार्मर्स आए और अपना ये देख सके कि उनको सही से प्राइस मिल सके, प्रॉपर बार्गेनिंग कर सके, फेयर प्राइस उनको मिल सके उनकी क्रॉप का। और उनको वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई वेयर हाउसेस की, कि वहाँ पर वो अपना जो क्रॉप्स है वो स्टोर भी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में यही। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी। इसके बनाया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि कुछ मेंबर्स मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं कि और उसको अपनी जो प्रोडक्ट है उनको कलेक्टिव सेल करते हैं, जिससे उनको बेटर बार्गेनिंग हो पाती है, उनको बेटर प्राइस उनको मिल पाता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये एक बेस्ट एग्जांपल है अमूल का। अमूल भी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, गुजरात बेस्ड कंपनी है। अब देखो कितनी बड़ी ब्रांड है, इसे कैसे बनी, पहले एक हमने उसको प्रोड्यूसर्स से वो किस पर बनी, हमारी विलेज लेवल पे, देन उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, देन कंज्यूमर्स पे। इससे क्या हुआ, जो मिडिल मैन थे वो कम हुए, और अमूल ने ही वाइट रेवोल्यूशन के स्प्रेड में ही बहुत हेल्पफुल रही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। अब वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, वेयर हाउस क्या होता है, जहाँ पर उसको हम गोदाम बोलते हैं, जहाँ पर हमारे कोई प्रोडक्ट है, कोई सेल होने से पहले जब तक वो सेल नहीं होता, जहाँ पर वो स्टोर किए जाते हैं, वो होता है वेयर हाउस। अब क्या हुआ, जब अगर हमने आज हार्वेस्ट करा अपनी क्रॉप को, ये तो है नहीं कि कल हमारी सेल हो जाएगी, तब तक जब तक वो सेल नहीं, जहाँ पर उसको हम रखेंगे वो वेयर हाउस होते हैं। तो गवर्नमेंट ने ही वेयर हाउस की फैसिलिटी दी कि जब तक हमारे को अच्छा प्राइस नहीं मिल जाता, हमको जल्दबाजी में सेल ना करनी पड़े, डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े, तब उसको हम वहाँ पर स्टोर कर सकें। फिर क्या होगा, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट, अपनी फार्म से लेकर मार्केट तक प्रोडक्ट को लेकर जाना है, उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की भी रिक्वायरमेंट करवाई। देन क्या है, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर फार्मर्स तक नहीं पहुंच पाती, जिससे उनको अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता कि कब सेल करना है, कितना सेल करना है,
अब इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना, अब जैसे रेडियो पर भी चैनल्स बने हुए हैं जिससे फार्मर्स को इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो जो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी उसको भी ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए। देन है एमएसपी पॉलिसी, तो आपने पढ़ी रखा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम इतना प्राइस तो फार्मर्स को ही मिलेगा ही मिलेगा। जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इतना प्राइस तो फार्मर्स को मिलेगा ही मिलेगा, जिससे वो एक स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे को कह दिया ये प्राइस तो हमारे को मिलना ही मिलना है। अब वो अगर ओपन मार्केट में बेचना चाहे तो ओपन मार्केट में ही बेच सकती है, अदरवाइज उस प्राइस जो डिसाइड कर दिया उस प्राइस पे गवर्नमेंट उनसे ले ही लेगी। अब ये भी पढ़ रखा है आपने बफर स्टॉक और पीटीएस, कि ये वो स्टॉक इकट्ठा कर लेती है गवर्नमेंट और उसके बाद उसको पीटीएस करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो पुअर पर्सनस है उनको सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर जो हमारे ग्रेन्स है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये सारे मेजर्स जो थे गवर्नमेंट ने लिए जिसको एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में हेल्पफुल हुए। अब क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में इम्प्रूवमेंट तो हुई पर उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। अभी भी क्या है, 90% तो है वो प्राइवेट ट्रेडर्स के हाथों में ही है। 10% ही है जो गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट की कोई रोल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें गवर्नमेंट भी का भी रोल होता है और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का भी रोल होता है, तो वो 10% ही है। अभी इम्प्रूवमेंट तो हुई पर इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई। अब क्या है, अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल, कहते हैं अब मार्केटिंग चैनल कि इसके अलावा भी एक मार्केटिंग चैनल्स बन गए जो एक उम्मीद है हमारे लिए। अब इसमें क्या क्या आते हैं कि जो डायरेक्ट सेल, जो फार्मर्स है कंज्यूमर को डायरेक्टली भी सेल कर सकते हैं। अब इसमें पंजाब हरियाणा में क्या बना है, अपनी मंडी। पंजाब में क्या बना, अपनी मंडी, अपनी मंडी बन गई। हरियाणा में बन गया बिग बाजार। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वो भी रितु बाजार लॉन्च कर रही है। मतलब डिफरेंट मंडी बन गई जहाँ पर फार्मर्स डायरेक्टली जाके कंज्यूमर्स तक अपनी क्रॉप को सेल कर सकते हैं। अब डायरेक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कई एमएनसीज भी साथ में आ गई, तो इसके थ्रू और चैनल्स भी बन गए जहाँ पर फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल सके, जिससे उनका रिस्क भी कम हो सके। अब इसमें बता रखा है इनफैक्ट दीज कंपनीज आर ऑफरिंग एडवांस पेमेंट। ये कंपनीज क्या करती है, कई ऐसी कंपनीज भी है जो एडवांस पेमेंट देती है फार्मर्स को एक पहले से ही प्री डिसाइडेड रेट के ऊपर, कि आपको जब आपकी क्रॉप तैयार हो जाएगी इस रेट के ऊपर हम आपसे ले लेंगे, जिससे उनका रिस्क भी कम हो जाता है। छोटे छोटे फार्मर्स है वो स्ट्रेस फ्री होकर अपनी क्रॉप को लगा सकते हैं। अब इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। अब कहते हैं कि एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि डाइवर्सिफाई करना, अपने रिसोर्सेज को अलग जगह पर भी एलोकेट करना। जैसे कि फर्स्ट में बता रखा है कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, री एलोकेशन ऑफ सम ऑफ फार्म्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटी और क्रॉप रिड्यूसेस मार्केट रिस्क। कहते हैं कि अब सिर्फ हम क्या करें, डाइवर्सिफाई कर दें। डाइवर्सिफाई करना मतलब क्या होता है कि सिर्फ फार्म एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ और क्रॉप, इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, या तो क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कर दो। क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करने से मतलब क्या है कि सिर्फ एक क्रॉप को ना लगाकर एक से ज़्यादा क्रॉप को लगा लो, या जो फार्म एक्टिविटीज़ तो करो ही करो, साथ में कोई और एम्प्लॉयमेंट का मेथड भी ले लो। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन करना क्रॉप प्रोडक्शन का। क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन करने से मतलब क्या है कि हम क्या करें कि एक क्रॉप को ना लगाए, एक से ज़्यादा क्रॉप को, सिंगल क्रॉपिंग पे ना रहे, हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम पे आ जाए। इससे क्या बेनिफिट रहेगा हमारे को कि अगर मेरी एक क्रॉप ख़राब हो जाती है तो दूसरी क्रॉप तो है ही है, अगर एक क्रॉप का प्राइस मुझे अच्छा नहीं मिला तो दूसरी क्रॉप के प्राइस मुझे अच्छा मिल जाएगा। या कोई और क्रॉप होगी जो मैंने 2-3 क्रॉप को लगा लिया, तो अगर एक का प्राइस अच्छा नहीं मिला 2-3 का, उसमें तो हमारे को कुछ ऑप्शन रहेगा कि क्या पता मुझे उसका प्राइस अच्छा मिल जाए, तो मेरा जो रिस्क है वो कवर हो जाएगा। ये हमारे को बेनिफिट रहते हैं। और दूसरा क्या हो जाता है कि हम इससे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग से हम कहाँ पहुँच सकते हैं, कमर्शियल फार्मिंग में। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ जिससे मेरा गुजारा हो पाए, वो होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जो फार्मिंग मैंने करी वो मैंने प्रॉफिट मोटिव के लिए करी कि जिससे मैं आगे भी सेल कर पाऊँ, वो होती है मेरी कमर्शियल फार्मिंग। अब एक तो ये हो जाएगा। दूसरा मेथड मेरे पास क्या है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी या एम्प्लॉयमेंट का ही और मेथड करना। जैसे कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो आपको पता है कि इस पे डिपेंड वो क्या है, सीजनल एक्टिविटी है, कि इसके अलावा हम क्या कर ले कि साथ में कोई और एक्टिविटी भी कर ले, कि अपने जो एम्प्लॉयमेंट है उसके मेथड को भी हम डाइवर्सिफाई कर ले। सिर्फ हम फार्मिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर नहीं आ रहे हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ कोई और साथ में एक्टिविटी भी कर ले, जिससे मेरा क्या हो, रिस्क कम हो जाए। किसी में अच्छा प्राइस ना मिले, दूसरे में तो मिल जाए, तो इससे मेरा रिस्क कवर हो जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का मतलब क्या हो जाएगा, इससे मेरे को प्राइस की फ्लक्चुएशन भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, और अगर कभी मानसून अच्छा ना हुआ, मानसून अच्छा नहीं रहा, जिससे मेरा रिस्क भी कवर हो जाए। तो
तो ये दो मेथड्स करके कि एक तो क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करके या एम्प्लॉयमेंट को डाइवर्सिफाई करके, दोनों से हम एक्टिविटी अपने रिस्क को हम कवर कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स हैं हमारे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। पहले तो हमने पढ़ा अभी डाइवर्सिफाई करना हमने एम्प्लॉयमेंट के मेथड्स को, अब कौन कौन से हो सकते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे।